हमारा देश भारत का असल में अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो भ से आता है प्रकाश और रता से आता है साधक। जी हां, प्रकाश का साधक। इस देश के नाम में ही और अगर मैं कहूं चेतना में ही एक हिंदू भाव हमेशा से रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे देश का संविधान सेक्युलर है, ये है। मैं जरा उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश का जो नारा है वो है सत्यमेव जयते, जो कि हमारे ही हिंदू ग्रंथ से निकला हुआ है। हम जब पार्लियामेंट में घुसते हैं तो वहां पर बड़ा बड़ा लिखा होता है धर्म चक्र प्रवर्तनाएं। और तो और अगर मैं बात करूं हमारे देश की रॉ की, आर्मी की, सारे संस्थानों की, उनके नारे क्या हैं? धर्मो रक्षति रक्षतः, यतो धर्म ततो जय। तो जिस देश में हर नारा, हर चेतना हिंदू है, वहां पर यह जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आज के समय में द हिंदू मैनिफेस्टो क्या है। और इसी किताब को, द हिंदू मैनिफेस्टो को लिखा है उस शख्सियत ने जो आज हमारे बीच है, स्वामी विज्ञानंद जी, बीएचपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर और वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के फाउंडर। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमन आपको। हाँ, नमस्ते। बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताइए, एक नई पुस्तक आपकी द हिंदू मैनिफेस्टो, इसकी शुरुआत कहां से हुई और क्यों आपको लगता है आज के समय में भारत को एक हिंदू मैनिफेस्टो की आवश्यकता है? देखो, क्या है, इसकी शुरुआत थोड़ा पुरानी है। जैसे हम कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे तो उस समय हमारे बहुत सारे प्रोफेसर है ना, हम लोग को थोड़ा यूथ को ब्रेन वॉश करने की कोशिश, आज की भाषा में ब्रेन वॉश ही है। अच्छा। उस समय वो लोग कहते थे पॉलिटिकल क्लास ले रहे हैं। अलाउड नहीं होते थे लेकिन प्राइवेटली सब लेते थे। और ऐसा बताते थे कि रसिया में, चाइना में बहुत सारा डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। उस समय उनके मैगजीन बहुत ग्लेज्ड हुआ करते थे। अच्छा। भारत उतना डेवलप नहीं था, गरीब था, इसमें कोई शक नहीं था। लेफ्ट साइड का पूरा नैरेटिव चलता था। जी जी। उनके मैगजीन भी यहाँ आते थे ना, बहुत ग्लेज, बहुत अच्छे मैगजीन आते थे। और हर चीज में उनकी बात होती थी और उसका सारा दोष मढ़ देते थे हिंदू फैटलिज्म और फ्यूडलिज्म के ऊपर। जी जी। और जिस तरह से लोग बातें करते थे, हम भी तो गांव से, उन्हीं परिवारों से आए हैं। हमारे समाज में तो ऐसा व्यवहार नहीं होता था। मैंने कहा, वो जो पढ़ते यूरोपियन समाज में, जो प्रिंस कोपाटकुन, बाकुनिन लोगों ने जो वर्णन किया, वैसा हमारे समाज नहीं था। गरीबी था लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वैसा नहीं था। और सबसे बड़ी चीज रेस्पेक्ट बहुत था। किसी भी आदमी का, नौकर भी हो, उसका भी रेस्पेक्ट था। फिर बाद में एक कलकत्ता से एंटी कम्युनिस्ट लीग भी हुआ करता था। वो लोग भी छोटा छोटा पत्रिका निकालते थे, है ना। तो वो भी हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो हमने क्वेश्चन भी करना शुरू कर दिया कि भाई, आप तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो रसिया, चाइना, इन लोग की बात, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मिलियन लोगों, आज तो सारा डेटा अवेलेबल है। उस समय कहते मिलियन लोगों को कल्चरल रिवॉल्यूशन में, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में चाइना में मार दिया, रसिया में, साइबेरिया में डाल के मार दिया। तो ये आप समझ रहे, इसका बैकग्राउंड है। तो रसिया में, चाइना में मिलियंस लोगों को मार दिए। जो अब तो डेटा बहुत अवेलेबल है कि वो संख्या चाइना में तो ज्यादा 60 मिलियन जाता है, रसिया में 25 to 30 मिलियन। 60 मिलियन वर किल्ड बाय दिस माओ के गैंग उसके में, एसोसिएट से। हाँ। मैं एक बात बता दूं पहले तो स्वामी जी को, हाईली क्वालिफाइड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, है ना, एंड आप उन्हीं के दिनों की बात करा रहे हैं, है ना, ड्यूरिंग योर एजुकेशन डेज। जी जी जी, बोलिए। तब आप देखते हैं कि वो इस तरह का वर्णन करते हैं। जब हम लोगों ने काउंटर करना शुरू कर दिया तो उनका था स्टैंडर्ड चीज कि हिंदू फैटलिज्म, फ्यूडलिज्म के सारा दोष भारत के अंदर जो है डालते थे। क्वेश्चन जब करते थे उनको लगता वो यू हैव बिकम रिएक्शनरी, है ना। फिर उसी समय ऐसा था कि भाई ये सब चीजों तो काउंटर करना है। अब काउंटर भी करना है तो पढ़ना पड़ेगा। हम लोग तो स्टूडेंट थे। जब पढ़ने लगे तो मुझे लगा कि हमारे पूर्वजों ने भी बहुत बड़ा काम किया है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। फिर जब बाद में मैं गुरुकुल में पढ़ने गया तो जब गुरुकुल में सब शास्त्रों को पढ़ा तो मुझे लगा शास्त्रों में तो बहुत रिलेवेंट मॉडर्न चीज है जो आज के लिए भी कंटेम्पररी है, आज भी बहुत यूजफुल है। तो उसको एक स्ट्रक्चर तरीके से प्रेजेंट करने के मन में था कि आज को समाज में उसको सही तरीके से समझ कर के उसको इम्प्लीमेंट कर सके ना। कोई भी समाज क्या है, आगे बढ़ना चाहता है तो श्री अरविंदो का एक बहुत फेमस वर्ड है जो मैं यूज करता हूँ, द कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट
एंड ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। ऐसा देश जो अपने पूर्वजों पर गर्व करता है समाज और वर्तमान में पुरुषार्थ करता है, तब भविष्य की, अच्छे भविष्य की कल्पना करता है ना, आगे बढ़ता है। उसी सोच करके लेखा हमने सोचा कि शास्त्रों के आधार पर हमने क्या किया कि जो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था। हम चाहते 15 साल का एक लड़का, हाई स्कूल का लड़का भी इसको समझ सके। तो शास्त्रों की हमारी पुरानी पद्धति है सूत्र में कि छोटे चीज में बहुत सारा चीज कह देना। तो शास्त्रों से ही हमने 8 सूत्र निकाले हैं, उसका नाम दिया हिंदू सूत्र, है ना। उसमें पहला सूत्र है धर्मस्य मूलम अर्थ, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी हम हिंदू क्या चाहते हैं कि सभी लोग संपन्न हो, कोई गरीब नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जब पढ़ते आए हैं ना, बचपन में जब पढ़ते थे तो एक श्लोक हम लोग हमेशा दोहराते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला हो। ये वही आपका भाव है। हाँ, नहीं, आपने जो बोला सर्वे भवन्तु सुखिनः तो बहुत सब लोग यूज करते हैं, लेकिन इसके पीछे का एसेंस क्या है? जी। आप बचपन में याद होगा तो एक श्लोक पढ़ा करते थे हम लोग, विद्या ददाति विनयम, जी, विद्या यात्री पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम, है ना। कि विद्या पढ़ने से क्या होता है? विनय होता है ना, विनय में हम्बल बनते हो, हम्बल बनने से आप योग्य बनते हो ना, लोग एक्सेप्टेंस होती है। फिर उससे क्या है? आप धन कमाते हो, धन से क्या? धर्म करते हो, तब सुख मिलता है। धनात् धर्मम, तब धन से धर्म करते हो, फिर सुख मिलता है। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात है कि सब लोग सुख, भूखा नंगा गरीब आदमी में सुखी नहीं होगा, न समाज सुखी होगा, न इंडिविजुअल सुखी होगा, न देश सुखी होगा। तो यही चीज है कि हिंदू क्या चाहता है कि इंडिविजुअल भी प्रॉस्पेरस होना चाहिए, जो सोसाइटी भी प्रॉस्पेरस होना चाहिए, एज ए नेशन भी प्रॉस्पेरस होना चाहिए। यही हमारा प्रिंसिपल है इसका। अब प्रॉस्पेरस कैसे होंगे? प्रॉस्पेरस करने के पहले हमने उसमें दिया कि धन का क्या महत्व है, प्रॉस्पेरिटी का क्या महत्व है ना। ये इसको समझो, ये बहुत कोर चीज है, ये फंडामेंटल चीज है, इसलिए का धर्मस्य मूलम अर्थ। फिर प्रॉस्पेरिटी में स्टेट का क्या रोल है? जब तक लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था नहीं अच्छी होगी, पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा नहीं होगा, तो आगे देश नहीं बढ़ेगा ना। आप देखो, आप सब लोग सब जानते हो कि कम्युनिस्ट जमाने में, जो नेहरू के जमाने में जो हमारा इकोनॉमी बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा था, उसका नाम दे रखा था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मैं यही बता रहा हूँ, ये यही देश है, ये यही देश है। जब नेहरू के टाइम में सोशलिस्टिक और जो मिक्स इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, भारत के हिंदू समाज का जो इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है उसको दबा के रख दिया जी, और तो ग्रोथ नहीं हुआ। तो उस समय हमें गाली देने के लिए हिंदू ग्रोथ रेट गाली देते थे, राजकिशन थे इकोनॉमिस्ट जी। अब वही देश है, वही समाज है। जब 1991 में आपने उसको इकोनॉमी को ओपन कर दिया, मैं कहता हूं उसको ओपन भी पूरा अनसैकलिंग ऑफ द इकोनॉमी में बोलता हूं, अनसैकलिंग ऑफ द इकोनॉमी हुआ। तो वही अटल जी के टाइम में देश 10 साल के अंदर आपका, हमारा वर्ल्ड का सेकंड फास्ट, उस समय चाइना 10 एंड अबव था, हम भी 9 एंड अबव का ग्रोथ रेट हो गया। देश वही है, समाज वही, यानी पॉलिसी फ्रेमवर्क आपका क्या है ना। दूसरी चीज है कि आप बिजनेसमैन, जो फार्मर, जो वेल्थ क्रिएटर होता है ना इंडस्ट्री से, उसको आप कैसे लुक आफ्टर करते हो ना, इसका भी उसके अंदर वर्णन है। फिर टैक्सेशन का भी हमने वर्णन किया है कि टैक्सेशन कैसे लगाओ। टैक्सेशन के बारे में हमारे कहते हैं कि आज तो बड़ा, आज भी उस पर बहुत चर्चा है, मोहनदास पाई वगैरह तो खूब उस पर चर्चा कर रहे हैं कि भी तो उसका क्या कहता है टैक्सेशन का, कि टैक्सेशन क्या है? जैसे सूर्य जो है पानी से, समुद्र से वाष्प को सोखता है और उसको फर्टिलाइजिंग रेन के रूप में वापस कर देता है, वैसे टैक्सेशन है। स्टेट धीरे धीरे समाज से थोड़ा थोड़ा टैक्स ले और डेवलपमेंट, वेलफेयर, सिक्योरिटी के रूप में उसको वापस दे। फिर कहता है टैक्स कैसे लगाओ? पहले चीज तो रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, उसमें टेक्नोलॉजी कैसा यूज किया है, सेल्स एंड परचेज का क्या, उसमें क्या सेल्स एंड पर्पस पर कितना कॉस्ट आ रहा है, यानी मार्केटिंग के ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है। फिर बिजनेसमैन का अपना सर्वाइवल, उसमें देखो, इन सब चीजों को कंसीडर करते हो टैक्सेस लगाओ। ये 5000 साल पहले की बात है। हमारे ग्रंथों में चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे ये कैसे व्यापार करना है, इस पे बड़ा खुल के चर्चा हुई। हाँ, खुल की चर्चा, यही चर्चा मैंने बुक में लिखा है जी। एक जगह शास्त्रों से इकोनॉमी की बात को एक जगह हमने ला कर रख दिया, और बहुत महाभारत का है, सुकृति सार का है, कौटिल्य अर्थशास्त्र का है, वाल्मीकि रामायण का है। यहाँ कहते हैं, देखो आज भी आप मैनेजमेंट पढ़ाते, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, रिस्क प्रॉफिट क्या है, बिजनेसमैन का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, उसका रिवार्ड है प्रॉफिट ना।
तो कहता है सत्वम ही मूलम अर्थस्य। धन का मूल क्या है? सत्व है, माने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है वो उसका है। लक्ष्मी खुद कहती है न कर्मणि वशामी, मैं आलसी के घर में नहीं रहती, है ना। इन सब चीजों का हमें इसके अंदर वर्णन किया, इंटरनेशनल ट्रेड का वर्णन किया है। यह भी लिखा हुआ कि जो चीज आपके यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है तो आप दूसरे जगह से इंपोर्ट करते हो और उसके ऊपर ड्यूटी वगैरह कम लगाते हो, जिससे कि इजिली आप यहाँ, जो आज टैरिफ्स की बात हो रही है, तो इसके अंदर भी है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि आपको अपने इंडस्ट्री का भी लुक आफ्टर करना है, ये भी हमने दिया है। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल आता है स्वामी जी कि जब हम हिंदुओं की बात करते हैं, हमारे तो 4 पुरुषार्थी में धर्म अर्थ काम मोक्ष है, अर्थ की तो आवश्यकता है ही है। ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि हमारे जो टेम्पल्स हैं उन पे आज भी सरकार का कंट्रोल है। अभी बीते दिनों में तमिलनाडु में एक एफिडेविट डाल के बताया गया कि करीब 12,000 मंदिर ऐसे हैं जो एक पूजा तक नहीं कर पा रहे हैं। अब जब तक अर्थ नहीं होगा और जिस तरह का हमारे मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है और हमारे मंदिरों के कारण जो इकोनॉमी बूस्ट होती है एक शहर की, हम अयोध्या का उदाहरण ले लें, हम वाराणसी का ले लें, अयोध्या, वाराणसी, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के बाद महाकुंभ, मतलब कई उदाहरण। उससे भी पहले सबसे ज्यादा देखो जम्मू और कटरा, 30 साल पहले जब माता वैष्णो देवी श्राइन बना था तो कटरा में एक धर्मशाला था। अब मैं गया तो पूरा कटरा टाउनशिप बन गया। एग्जैक्टली। मेरा पॉइंट यह है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि मंदिरों पे अब अपना कंट्रोल होना चाहिए, सरकार का नहीं, ताकि हम अपने वेद पाठशाला खोल सकें, कल को हम डिजिटाइज कर सकें हमारी जितनी चीजें हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हों संस्कृत सिखाने की, ज्योतिष सिखाने की, अलग अलग चीजों की। ये एक आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी बाधा है? आपके बात से 200% सही हो। पहले तो सरकारों का मंदिर व्यवस्थापन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पहले 2 चीज से, पहले चीज फंडामेंटली ये डिवोटी का मंदिर है, जो हिंदू डिवोटी उनका मंदिर है, मंदिर उन्हीं के द्वारा चलना चाहिए। जी। जो सरकार है उसका काम नहीं है। जब कहते हैं जब आप इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहे हो तो मंदिर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैं आप देख रहे हो कितना कंट्राडिक्शन है। मैं वही कंट्राडिक्शन है। जैसे हमारे प्रोफेसर बैद्यनाथन कहते हैं यूरोप में क्या किया है कि इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, अब फैमिली को नेशनलाइज कर दिया। आपने यहाँ तो इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया लेकिन हमारे टेम्पल को नेशनलाइज कर रखा है। हमें इसको जितना से जल्दी सरकार इस टेम्पल के बिजनेस कंट्रोल के बिजनेस से बाहर आ जाए और ये हिंदू समाज में आए, सबसे बड़ी आवश्यकता। बाद में क्या होगा हम देखेंगे ना। अब देखो इसका उदाहरण है कि जहां जहां पर भी अच्छे मंदिर की व्यवस्था है, आप देखिए कितना ग्रोथ है। आप दूसरा नहीं, गोरखपुर में जाओ ना, महंत योगी आदित्यनाथ जी अभी चीफ मिनिस्टर हैं, वो महंत भी हैं वहां के, गोरखपीठाधीश्वर हैं। उनके गुरु जी थे महंत अवैधनाथ जी, उनके दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज। वो देखो कितना आइडियल मंदिर है, मंदिर से कितना डेवलपमेंट, कितने शिक्षा संस्थान, सबका लुक आफ्टर तो सरकार के हाथ में नहीं है। क्योंकि मंदिर समाज का है, समाज के हाथ में रही, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं। इस पे सवाल बनता है फिर कि सिर्फ हिंदुओं के ही टेम्पल हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब, गुरुद्वारा जो है आपका SGPC के अंडर आता है, शिरोमणि गुरु प्रबंधक कमेटी। ऐसा क्या हुआ कि भाई हिंदू का जो टेम्पल है, हिंदू वो अपना टेम्पल नहीं रिक्लेम कर पाया, बाकी सबका किसी की हिम्मत नहीं हुई छूने की, उनका एंडाउमेंट्स, उनका सब कुछ उनके पास है। आपको लगता है इस पे कुछ होना चाहिए? कुछ आपकी तरफ से कुछ हो रहा है इस पे? जैसे मैं अगर VHP की भी बात करूं, कुछ आप लोग इस पे मुहिम चलाना चाहेंगे? क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई सिर्फ हिंदुओं के ही टेम्पल क्यों कंट्रोल में हो भाई? नहीं, उसका क्या है कि देखो इस देश की मेन जनसंख्या हिंदू थी। जी। तो अंग्रेजों को लगता था हिंदुओं को जितना दबा के रखेंगे उतना ही ठीक है, जहां इनको फ्रीडम है हम पर रेजिस्ट करेंगे। तो मुसलमान तो उनके साथ मिलकर काम करते थे, सब आपको पता है। यहां तक कि SGPC के खालिस्तानी लोग भी उनके साथ उस समय भी काम करते थे, है ना। इसलिए उनको हिंदू समाज से अलग किया। यहां तक कि और सारे जो लोग तो उनके साथ काम करते थे। हिंदुओं को दबाने के लिए इनका जो पावर सेंटर, मंदिर क्या था? पावर सेंटर था, इकोनॉमी था, गैदरिंग प्लेस था, सेंटर, मैरिजेस होती थी, बैंक सब होते थे वहां, सारा इकोनॉमी, मैरिजेस, सोशल, एजुकेशन, सबका सेंटर था। तो इनको बर्बाद करना है तो इनको टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दो। तो एक काम किया, तो ये काम हिंदुओं के साथ ही हुआ और लोगों के साथ नहीं हुआ, क्योंकि और लोग तो बहुत सारे लोग कोलैबोरेटर थे ना। तो कोलैबोरेटर को तो समस्या नहीं थी, समस्या थी जो उनके स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, है ना। इंडिविजुअल सब समाज के लगे होंगे, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ग्रुप साइकोलॉजी था जो कोलैबोरेटर थे। जो कोलैबोरेटर थे उनको फायदा हुआ। जैसे आप सबको पता है, सब
रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जी जो अपना हरमंदिर साहिब है वहां के जो ग्रंथी थे उन्होंने जनरल डायर को सिरोपा दिया था। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो आप सोच रहे कोलैबोरेटर कौन थे ना। जी जी जी। आवश्यकता आज क्या है कि हमें मूवमेंट, इसलिए आपने देखा विश्व हिंदू परिषद का अभी भी रिजोल्यूशन कुंभ में हुआ कि हमें मंदिरों को मुक्त कराना है जी। उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। और विश्व हिंदू परिषद पिछले 40 साल से लड़ भी रहा है, कर भी रहा है। मैं आवश्यकता क्या है कि इन सब चीजों समाज का पार्टिसिपेशन, हमारा समाज क्या है कि देखो तिरुपति में पता नहीं क्या चीज का वो गोमांस वाला का घी जो है ना खा लेता है, हाँ। लेकिन आंदोलन नहीं करता, हाँ। आंदोलन नहीं करता है। नहीं, पूजा पाठ करने के लिए हम बड़े अच्छे हिंदू हैं, लेकिन लड़ने के लिए हम हिंदू नहीं हैं। लड़ने के लिए फिर वही हैंडफुल अब जो संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आगे आना चाहते हैं। सबको लड़ना चाहिए ना, ये आवश्यक है, ये तभी ये समाज खड़ा होगा। तो पहला सूत्र तो आपका हो गया, हाँ। इकोनॉमी से संबंधित, टैक्सेशन से संबंधित, और आपने स्थापित किया कि भाई अर्थ का क्या मूल रहा है हमारे लिए, धर्म के लिए। अर्थ कोई खराब शब्द नहीं होता जैसे नेहरू बोलते थे, प्रॉफिट इज अ बैड वर्ड। आप हमारे पुस्तक में पढ़ोगे, पहले हमने यही वर्णन किया अर्थ क्यों महत्वपूर्ण है। जी। अर्थ को भी धर्म कहा है, अर्थ को भी हमारा धर्म का है। ये पहला शुरुआत ही यहाँ से हमने करता हूँ। फिर लोग कहेंगे कि भाई आप लोग इतनी बड़ी बातें तो करते हो, लेकिन आप गरीब हो गए। आज भी हम बहुत रिच नहीं है, एक छोटा है ना। वर्ल्ड की 16, 17, 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, पर हमारी इकोनॉमी हार्डली 5-6% अगर टोटल में भी मिला ले तो नहीं है। अब ये कैसे हुआ? तब हमने क्या किया, मैं अपनी बात कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं ना, तो हमने एंगुस मैडिसन का डेटा दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमी मिलीनियम पर्सपेक्टिव का डेटा दिया है, जैसे कितने हमारी इकोनॉमी थी फर्स्ट सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 15 से 18th सेंचुरी, कैसे अब डिक्लाइन हो गया, पूरा। दूसरा हमने देखा केस फॉर इंडिया, विल ड्यूरा की किताब है ना, उसमें कैसे अंग्रेजों ने लूट किया उसका हमने सेरा डेटा दिया है। फिर 2 वॉल्यूम किताब है, पुस्तक है आरसी दत्त की, रमेश चंद्र दत्त की, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के उसमें दिया है कि देखो ये ब्रिटिश लूट के कारण हम। इसमें एक मिथ जरा हमें क्लियर कीजिएगा स्वामी जी, जो ये अक्सर लोग कहते हैं ना, जो आजकल कई लोग हैं जो औरंगजेब के फैन बॉयज घूम रहे हैं, कि अरे उस टाइम पे तो हमारी इकोनॉमी अच्छी थी। कितना पतन हुआ था इकोनॉमी का मुगल के बाद भी, मतलब मुगल ने इनहेरिट की थी एक बिल्कुल गोल्डन इकोनॉमी। हाँ, ऐसा था कि आप देखो डेटा जो अवेलेबल है फर्स्ट सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक, हम वहां 35% लग 33, 39 जो डेटा है 33.91, 34% भारत की, मैं आप बोलो दिस इज ओनली फॉर भारत के, मैं सबकी बात, उस समय के हिंदू थे। और वहां से जब अटैक शुरू होता है तो आप देखो 10th सेंचुरी के बाद हम डिक्लाइनिंग शुरू हो जाते हैं, 15th सेंचुरी आते आते हम 25 हो जाते हैं। हम पहले नंबर 1 थे, चाइना नंबर 2 था। मुगल पीरियड में हम नंबर 2 हो गए, चाइना नंबर 1 हो गया। फिर मुगल पीरियड के समय में, अकबर के समय में थोड़ा स्टेबिलिटी आती है, लेकिन फिर अकबर के जाने के बाद फिर डिक्लाइनिंग शुरू हो जाता है, और फिर लगभग हम फेयरली डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं, जब उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को बहुत एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, तो फर्दर बहुत तेजी से डिक्लाइन होते हैं। तो डिक्लाइनिंग तो जैसी डिस्टर्बेंस होता है भारत के अंदर, मुस्लिम अटैक होता है, मतलब 10th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी से डिक्लाइनिंग शुरू हो जाता है, तेज डिक्लाइनिंग शुरू होता है। अब क्या कि इतने ऊंचे थे कि गिरने में टाइम लगा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को जो समझना चाहिए कि ये स्थिति कि हम वहां से डिक्लाइन हो रहे हैं। और केवल भारत का, अगर उस समय का डेटा देखोगे, अगर जापान अलग है, चाइना अलग है, उसको साउथ ईस्ट एशिया जोड़ दोगे तो हम हिंदू वर्ल्ड की 49% वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। जी। तो ये सब हमने उसमें दे दिया है। तो स्वामी जी अगले सूत्र की ओर चलते हैं हम लोग। आपका अगला सूत्र क्या है, जो 8 में दूसरा है? अगला सूत्र है महाभारत का है, शत्रुंजय प्रजा रक्षा। इसका मीनिंग है डिफीटिंग एनिमी, डिफेंडिंग सिटीजन। अरे वाह। कि जब इकोनॉमिकली किसी देश कोई पावरफुल हो जाता है तो उसको अपना डिफेंस पर फोकस करना चाहिए। ये महाभारत में किस कॉन्टेक्स्ट में आया था, कब किसने बोला था ये वाली चीज? ये महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है, हाँ। कि शत्रुंजय प्रजा रक्षा, कि हमारा दायित्व होना चाहिए कि इतना हमारी सेना मजबूत होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए कि हम शत्रु को हरा सके और अपनी जनता की रक्षा कर सके। इसलिए हमने कहा डिफीटिंग एनिमी, डिफेंडिंग सिटीजन। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि विजय प्राप्त करना भी धर्म है। विजय प्राप्त करना
धर्म है। फिर कहते हैं विजय प्राप्त करने से प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है, नहीं तो फिर अशांति उत्पन्न होती है। फिर कहते हैं विजय प्राप्त करने के लिए क्या है, आपको मजबूत मिलिट्री होना चाहिए। फिर मजबूत मिलिट्री क्या क्या है, आपके कमांडर इन चीफ बहुत अच्छा होना चाहिए, कमांडर अच्छे होने चाहिए, सोल्जर अच्छे होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात करता है, उनके लिए रिसोर्सेज के बारे में बात करता है, उनके आर्मामेंट की बात करता है। आप महाभारत का जो डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना आर्मामेंट का, कैसे उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का, ऐसा लगा कि बहुत बड़ा आर्मामेंट्स की बात कर रहे हैं। फिर इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये तो आपने जो स्वामी जी अभी बताया, ये तो जो हमारा देश जो चला आज़ादी के टाइम और उससे पहले, हमने तो सुना है कि भाई दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, हमने तो ये सब सुना हुआ है। नहीं वो क्या है, और आर्मी की तो जरूरत ही नहीं है। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने कह दिया था आर्मी की जरूरत क्या है भाई? जो हमें पुलिस से काम चलेगा, पुलिस से काम चल जाएगा। तो नेहरू जी तो डिसॉल्व करके, तो ये तो मैं कहता हूँ, कई बार मैं अपने लेक्चर में बोलता हूँ कि समहाउ 1948 में पाकिस्तान ने अटैक किया ना, वो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हमारे लिए होगा, नहीं तो नेहरू जी हमारे आर्मी को डिसमेंटल कर देते। हाँ, नेहरू जी तो, और उसका असर पता नहीं, फिर हम 1000 साल पहले वाली स्थिति में पहुंच जाती है। तो ये जो चीज है इसका वर्णन है, सब पुस्तक में है कि, और शत्रु को कहा है कि शत्रु को कभी दया नहीं करना, शत्रु जब कमजोर हो उसी समय नष्ट कर दो। या आपको क्या लगता है स्वामी जी, हमारे लोगों ने क्या हमारे ग्रंथ पढ़े नहीं, या उनको इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया? मैं कई बार ये बात सोचता हूँ, जैसे बड़े बड़े राजा भी, जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हुए, उन्होंने कैसे माफ कर दिया इसको, गौरी को, जब वो बार बार आ रहा था, कभी छोड़ दिया, कभी ये कर दिया, मतलब उन्होंने क्या ये पढ़ा नहीं? नहीं, मैं तो मानता हूँ, मेरा मानना है कि बाद के कालों में ऐसा लगता है कि हमारा समाज जो है ना, कुछ ज्यादा ही ओवर सिविलाइज्ड हो गया था ना, सद्गुण। तो 12th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, 12th सेंचुरी की, तभी हो गया था ऐसा। तभी इनको ये अहिंसा का जोश चढ़ चुका था। अहिंसा का नहीं, क्या है कि हम जो शत्रु के साथ व्यवहार करने वाली बात जो शास्त्रों में लिखा है ना, वो हम भूल गए। जो हम आपस में राजा लड़ते थे ना, वो हमारा चैंपियनशिप हुआ करता, तो टूर्नामेंट होता था कि आपस में लड़ लिए, हार गए तो जनता से कोई लेने देना। तो वही व्यवहार जो आपस में टूर्नामेंट में होता है, वही व्यवहार हमने शत्रु, जो बाहर के शत्रु के साथ भी किया। हमारे आपस में राजाओं की लड़ाई होती थी, वो शत्रुता नहीं है, वो विजय प्राप्त करने, एक प्रकार का टूर्नामेंट जैसा है ना। मुझे अक्सर ये बात लगती है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने, पक्की बात है, महाभारत नहीं पढ़ी, क्योंकि महाभारत में जब कर्ण उतरा भी हुआ था अपने रथ से, कृष्ण जी ने साफ अर्जुन से कहा था मारो उसको, मारो, यही मौका है, इसको मारो, यही मौका है। इस समय मुझे नियम कानून मत समझाओ। नियम कानून कृष्ण जी ने तो बोला है अर्जुन को कि भाई उसी समय मारो इसको। नहीं, कृष्ण जी को बोला है कि ये तो थोड़ा आप बताओ कि मैं जरासंध को नहीं मारता, और शिशुपाल को नहीं मारता, एकलव्य को नहीं मारता, कर्ण को बोलते, एकलव्य को मारा कृष्ण जी ने। तो ये आप इनको जीत नहीं सकते थे। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। कर्ण वाला उदाहरण तो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठता है, जो पृथ्वीराज जी ने नहीं फॉलो किया है ना। और उसका खामियाजा क्या हुआ? पूरा सिविलाइजेशन को हुआ, पूरा सिविलाइजेशन उजड़ गया। मतलब वो एक टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का। मैंने इसमें दिखा है, वो किरातार्जुन का श्लोक है, ब्रजंति ते मूढ़ धियः पराभवम भवन्ति ये माया विशुन माइना। ऐसे लोग नष्ट हो जाते हैं जो धूर्तों के साथ धूर्तता का व्यवहार नहीं करते, यानी सठ के साथ महासठ है ना, तो व्यवहार करना चाहिए। जैसे कहते हैं लोहे को लोहे से काटता है ना, गरल का उत्तर है प्रतिगरल, है ना, जहर को उससे बड़ा जहर काटना चाहिए। तो इन सब चीजों का हमने इसके अंदर सब वर्णन किया है। ये आज भी कितना रिलेवेंट है, बहुत रिलेवेंट है। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की बात करूं, 1971 का वॉर, 93,000 प्रिजनर्स हमारे पास पाकिस्तान के हैं। हमारी सेना ने क्या शौर्य दिखाया, और नेगोशिएटिंग टेबल पे क्या हुआ? कभी ये दिक्कत आ ही नहीं सकती थी। कश्मीर की समस्या, ये जो चिकन नेक है, ये पूरी नेक खुल सकती थी। सब कुछ हमारे हाथ में पत्ते होते हुए हम लोगों ने कुछ भी सॉल्व नहीं किया। वो क्या हुआ कि सेना, देखो ना, सेना तो लड़ाई बॉर्डर पे जीतती है, जीत गई वो टेबल पर हमारे लोग हार जाते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ बात, क्या हार है ये वाली? 1948 में भी जी हम अगर 1-2 महीना और छोड़ देते तो सारा पीओ को खाली हो जाता। हमने रोक कर की अपने बेड़ी डाला। 65 में आपको पता है हमने पीर पंजाल जीत लिया था। देखो, इजराइल ने गोलन हाइट्स को जीत लिया, अभी तक छोड़ा नहीं।
हाँ, हमने पीर पंजाल इज लाइक और गोलन हाइट्स है ना, पीर पंजाल से आप सीधे देख सकते हो। पीर पंजाल हमने जीत लिया था हमारे, हमने उसको छोड़ दिया। 65 में, 75 में तो आपने ऐसा सारा सेना का विजय को हमने 71 में 71 में 71 में सारा सेना का विजय बलिदान हमने टेबल पर हार गए। भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो बाद में लिखते हैं कि मुझे आज भी विश्वास नहीं होता, पूरे 93,000 सोल्जर्स वापस कर दिए, पूरा स्टेटस जो पुराना था वो वापस कर दिया, कोई कश्मीर पे बातचीत नहीं, कुछ नहीं, और हम लोग आज भी जलवे से आतंकवादी हमला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो तो क्या है, इंदिरा गांधी को बेवकूफ बनाया ना। मैं वही बोल रहा हूँ बात। इंदिरा गांधी को बेवकूफ बनाया, उसने खुद ही बोला कि जब निगोशिएशन में नहीं हो रहा था तो बोला कि आप ब्यूरोक्रेट से नहीं होगा, हम दोनों को बात करो। इंदिरा गांधी को कमरे में बात करके पटा लिया उसने। पटाने पटाया क्या, वो तो बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। अपनी छोटी बेटी को लेके आए वो, बेनजीर भुट्टो को, वो इंदिरा गांधी के साथ बैठी, बड़े प्यार से बात करी। इंदिरा गांधी के दिल में बड़ा वो आ गया कि अरे ये तो बड़ी आपकी प्यारी बेटी है, और बात करने लग गए। मतलब क्या हम लोग इतने मूर्ख रहे हैं। मुझे हंसी आती है कि इस धरोहर के होते हुए हम लोग इतनी बड़ी बड़ी नेगोशिएशन पे कि किसी ने अपना बच्चा साथ में ले आया, उसमें हम लोग बातों में आ गए। इस कदर यही सब चीजें कैसे हुआ, इस कदर लोग कैसे हुआ, मिसकंस्ट्रक्ट नहीं करें। मैं पटाने का अर्थ है कि उसको अपने हाँ मैं बता रहा हूँ, मतलब कहा जाता है द लैंग्वेज इज कि ही चार्म्ड मिसेस गांधी बिकॉज ही हैड गॉट हिज डॉटर एंड द डॉटर फॉर्म्ड अ बॉन्ड विद मिसेस गांधी। अनबिलीवेबल है ये पूरी बात। तो इस चीज का भी हमने इसके अंदर वर्णन किया है। दूसरा चीज हमने कहा, अपेंडिक्स में दिया एक चैप्टर, राम गोपाल मिश्रा की बहुत फेमस किताब है द इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर, और सीताराम गोयल जी ने उस पर रिव्यू लिखा, हेरोइक हिंदुइज्म, उसका भी समरी दिया हूं मैं। और हमने ये भी दिया हूं कि कैसे हम लोग लड़े, और 712 में मुस्लिम लोग सिंध में आए, दिल्ली में 1206 में पहुंचे, यानी 500 साल हमारे पूर्वज दिल्ली से सिंध के बीच में लड़ते रहे। उनको और जगह 70 सालों में जितनी विजय हुई 100 साल में, वो यहाँ विजय प्राप्त नहीं हुई। तो हमारा कितना बड़ा रेजिस्टेंस था। साथ साथ हमने ये भी दिया कि ये जो लोग कहते हैं हमारे राजा लोग लड़ते रहते थे, हमने देखा हमारे राजा लोग भी यूनाइटेड होकर उनसे लड़ाई करते थे। जब अनंगपाल शाही डायनेस्टी लड़ता था तो यूपी, आज का यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, सबसे उसको सेना प्रोविजन सप्लाई हुआ है। जी जी जी, बप्पा रावल, बप्पा रावल कैसे खदेड़ते हुए ले गए, जिनके नाम पे बप्पा रावल है। जो बप्पा रावल है ना, उसमें तो नाग भट्ट सबकी कन्फेडरेशन आर्मी ने, जो कि बसरा तक थे, उन लोग चले गए थे। तो इसका भी हमने ये दूसरे सूत्र में दिया है कि डिफेंस बहुत जरूरी है। जब तक डिफेंस मजबूत नहीं होगा तो आप सिक्योरिटी लुक आफ्टर नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। पहले शत्रु को हराना, किसी भी तरीके से हराना, ये धर्म है। जी जी जी, बहुत जरूरी है ये बातें। आपके जो सूत्र दोनों अभी तक मैंने सुने, बहुत ही ज्यादा, एंड हम लोगों ने गलतियां ही इन्हीं दो सूत्रों पे करी है, जो मैं मानता हूं। तीसरा क्या सूत्र? तीसरा सूत्र है नास्ति विद्या समम चक्षु। ये भी महाभारत का है। कहते विद्या जो है सबको सर्वसुलभ होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन फॉर, मैंने इसका दिया क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। विद्या सबको सर्वसुलभ होना चाहिए। जनता को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके और समाज व्यसनों से मुक्त हो सके। तो समाज का, स्टेट का बड़ा रोल है जनता के एजुकेट करने में। और जनता इसमें हमारे यहाँ केवल रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं है, सभी तरह का, यानी आर्ट, क्राफ्ट, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी में कहा एथिस्ट फिलॉसफी भी पढ़ो, सब चीज पढ़ने की बात किया है। फिर बाद में इनके इम्प्लॉयमेंट की भी व्यवस्था करो, इसका भी हमने दिया है। आपको क्या लगता है कंटेम्प्रेरी समाज में, अगर आज के भारत की हम बात करें, उसमें आप एजुकेशन प्रणाली को कैसे देखते हैं? देखो, सबसे बड़ा हमारे आज की एजुकेशन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या है कि आज की एजुकेशन सिस्टम पर पूरे मार्क्सिस्ट लोगों का कब्जा आज भी, मैं बता रहा हूँ। आज भी क्यों है? मैं वही जानना चाहता हूं कि इतने साल हो गए, अब तो हटना चाहिए भाई। क्या है कि जो सिस्टम प्रोसेसेस जो इन लोगों ने वेस्टर्न मॉडल जो मार्क्सिस्ट लोगों ने क्रिटिकल थ्योरी के नाम पर सारे यूरोप में किया, अमेरिका में किया, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, कुछ भी पढ़ाए तो क्या पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इस चक्कर में इन्होंने धीरे धीरे आज भारत ही नहीं सारी दुनिया के एजुकेशन पर कब्जा कर लिया है। भारत पर भी कब्जा कर लिया। मैं आपको बता रहा हूं इसको, आप इसकी गंभीरता कितना है, कितना डेंजरस है। अमेरिका मोस्ट पावरफुल कंट्री आज भी है ना, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली पावरफुल, उसको
एज ए फिजिकल आइडियोलॉजिकल कंटेक्स्ट में जीत नहीं। कम्युनिज्म तो 89 के बाद कोलैप्स कर गया, लेकिन इन्होंने एजुकेशन पर कब्जा करके अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज अमेरिका डिक्लाइनिंग है, आज ट्रंप स्ट्रगल कर रहा है, उसी से लड़ रहा है ना। देखो उसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कैसे समाज को डिस्ट्रॉय करते हैं। थॉमस फ्रीडमैन की एक किताब है 25 साल पहले की, द वर्ल्ड इज फ्लैट। वो पूछता है बिल गेट्स से, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ चाइना। सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ चाइना क्या है? तो बिल गेट्स कहता है, उस जमाने की बात है, 25 साल पहले की बात है, द ब्रिटिश ऑफ चाइना इज बिल गेट्स। कहता है कि चाइनीज लोगों का रोल मॉडल हॉलीवुड की डांसर होनी चाहिए थी ना, जैसे हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री कॉपी करता है। आप देख रहे हैं ना आजकल भारत में क्या हो रहा है। तो बोले कि वो उसकी उनका रोल मॉडल, मैं सक्सेसफुल बिल गेट्स उनका रोल मॉडल हूँ। फिर कहते वाई अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, तो कहता है द बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर। मुझे उनका रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ, ब्रिटनी स्पीयर है। तो आप देखो ना, ये आज को ऐसे उन्होंने अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर दिया। सेम चीज भारत के अंदर भी है कि आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर वही लोग बैठे हुए हैं। अब वो पिछले 30-40 साल में जो पढ़ करके ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, आप देखो कैसे जुडिशरी का व्यवहार है, जुडिशरी में, मीडिया में, सब जगह वही लोग बैठे हुए हैं। इसलिए आज हमारे लिए आवश्यकता क्या है कि क्या पढ़ाया जा रहा है उसको क्लीन करना है, और कौन पढ़ा रहा है उसको भी क्लीन करना है, तभी हम एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत बड़ी मुहिम थी, आई थिंक वीएचपी की तरफ से भी थी, जो हमारा आर्टिकल 29 और 30 है, जिसके तहत माइनॉरिटी तो अपने इंस्टीट्यूशंस और अपने रन स्कूल्स चला सकते हैं, पर जो हिंदू रन स्कूल्स होते हैं उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है। जैसे राइट टू एजुकेशन का आता है, 25% का ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भरना है। एज अ रिजल्ट लार्ज स्केल में हिंदू रन स्कूल्स बंद हो रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मिशनरी स्कूल्स अगर हम बात करें, ये सेंट स्टीफन, सेंट फ्रांसिस, ये सब खूब चलते हैं। आर्टिकल 30 का मेन पर्पस था कि रिलीजियस माइनॉरिटी को अपना रिलीजन टीच करने का, लेकिन उन्होंने रिलीजन टीच करने के नाम पर इसके आड़ में अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट खोला के बिजनेस कर रहे हैं, और इनको एग्जेम्पशन भी है। हाँ, नहीं, एग्जेम्पशन ले लिया है। ये इस चीज को मेरा कहना है कि पहले तो आर्टिकल 30 हटना चाहिए। अगर हटता नहीं है तो जो उनको पढ़ाने का अधिकार है, हमारे लोगों को भी, हिंदुओं को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि स्कूलों में भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इन सब की शिक्षा ही नहीं आ पाई ना। नहीं, ये तो पहले बचपन में हम लोग छोटे थे तो इनके कुछ चैप्टर हुआ करते कुछ होते थे, हाँ। लेकिन बाद में मुझे याद है राजीव गांधी के समय में एक फादर बन गए, कोई किसी कमेटी वगैरह के चेयरमैन, उन्होंने हर चीज ये सब सीबीएसई से निकाल दिया, और सीबीएसई के कारण सब लोगों ने भी निकाल दिया। तो ये आवश्यक है कि हमें अपने शिक्षा को ठीक करना है। 3 चीज उसका, एक तो उसका फ्रेमवर्क ठीक करना है, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उसका ठीक करना है। फिर टीचर कौन पढ़ा रहा है, मार्क्सिस्ट लोगों को क्लीन अप करना होगा। फिर सिलेबस में क्या पढ़ा जो उस पर काम करना होगा, है ना। इस चीज का हमने इसमें इंडिकेशन दिया कि ये सब करना होगा। और अंत में हमने क्या किया है कि लोग कहेंगे कि आपका एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, तो हमने ब्यूटीफुल ट्री है धर्मपाल जी का, उसका समरी दिया है। और बाद में एक हमने चैप्टर दिया हमारे भारत में पुरानी यूनिवर्सिटी कैसे थे। आज देखो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, और एक नहीं अनेकों यूनिवर्सिटी चलाने वाला देश, आज हमारे लड़के विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। 1.8 मिलियन बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, और उससे कम से कम 80 to 100 बिलियन यूएस डॉलर फीस जाता है। अगर वो सारा पैसा यहाँ हम रख ले, बचा ले, तो हर साल 50 IIT बना सकते हैं, 100 IIM बना सकते हैं। लेकिन वो सब चीजें हमें करने की आज आवश्यकता है, तभी देश समाज आगे बढ़ेगा। IIT बना भी लें, उनको सब्सिडाइज एजुकेशन भी दे लें, वो चले जाते हैं बाहर। नहीं, उसके क्या है, आपको फैसिलिटी होगा ना। देखो एजुकेशन और इकोनॉमी, इन सब चीजों को जोड़ना होगा। IIT तो बना दिया, लेकिन आपने इंडस्ट्री से जोड़ा नहीं, सारे बाहर जा रहे थे। तो इन सब चीजों पर काम करने की आवश्यकता है ना। ये सब इंटीग्रेटेड, इसलिए मैंने कहा पहला इकोनॉमी, डिफेंस, एजुकेशन बहुत इंटीग्रेटेड है। फिर हमारा जो चौथा सूत्र है वो है अविश्वसनीय लोकतंत्राधिकार, ये शाकुंतलम का है, अभिज्ञान शाकुंतलम जिसको बोलते हैं। उसमें स्टोरी ये है कि कण्व ऋषि की पत्नी गौतमी और ब्रह्मचारी शकुंतला को लेकर के दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। जब उस समय पहुंचते हैं तो कोर्ट जो है ना, जो भी उनका दरबार बैठा उठ जाता है। तो कंचुकी यानी जो मान लो रिसेप्शनिस्ट जो भी है, वो बोलती है अरे आप लोग अभी अभी आए हो, राजा का दरबार तो उठ गया। फिर कहती है कि नहीं, लोकतंत्र अधिकार आपका अधिकार है, अविश्वसनीय लोक,
कि राजा को लोक कार्य में कोई विश्राम नहीं, वो आएगा। ये है हमारा कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी, है ना, कि रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। ऐसा नहीं कि आप एक बार जीत गए तो 5 साल आप लूट खसोट करते रहोगे। फिर इसमें हमने सब दिया कि हमारा हेड ऑफ स्टेट, जो राजा कहते हैं, वो हेड ऑफ स्टेट होता था, उसको एब्सोल्यूट पावर नहीं था। सॉरी, वो बिना राजा जो है ना, बिना काउंसिल मिनिस्टर के एडवाइस के कोई निर्णय नहीं ले सकता था। उसका भी इलेक्शन होता था। हमने दिया कि हमारे मिनिस्टर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या उसका डिस्क्वालिफिकेशन है, इन सब का हमने वर्णन दिया है। फिर स्टेट का क्या रोल है, इसका भी वर्णन। स्टेट का रोल है सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जनता को भलाई करना, ये सब चीज हमने दिया है। और अंत में हमने दिया है कि हम काशी प्रसाद जायसवाल की फेमस किताब है, काशी प्रसाद जायसवाल की फेमस किताब है हिंदू पॉलिटी, उसका वर्ण का हमने समरी निकाल के दिया कि कैसे राजा का इलेक्शन होता था। तो ये 4 सूत्र आप देखिए कि ये फंडामेंटल चीज है। कोई भी देश समाज आगे बढ़ना चाहता है तो इन 4 सूत्रों को अप्लाई करना होगा, और वो अप्लाई करेगा एज इंटीग्रेटेड रूप से, वो देश समाज आगे बढ़ेगा। तो ये तो हो गए आपके 4 फाउंडेशन सूत्र। अब जो 4 सूत्र हैं वो किस कैटेगरी में आपने डाला है? उसको सिविलाइजेशनल सूत्र, मैंने कल्चर, कोई भी देश बढ़ना चाहता है तो उसको कल्चर, सभ्यता, संस्कृति उसको बढ़ाता है ना। तो पहले तो मुझे ये बताइए स्वामी जी, ये जो 4 फाउंडेशनल सूत्र हैं, अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी इन चारों पैरामीटर्स पे आपके हिसाब से अभी कितनी दूर हैं हम, जहाँ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो? देखो क्या इकोनॉमी में भी अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। डिफेंस में? डिफेंस में भी क्या है, बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी नरेंद्र भाई ने आकर के थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करके मैन्युफैक्चरिंग और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को मजबूत करें तो हम धीरे धीरे सही रास्ते में है जा रहे हैं। और तीसरा एजुकेशन में भी शुरुआत हो गई है, जिसको कह सकते हैं बदलाव का। थोड़ा जल्दी होना चाहिए था लेकिन अभी नहीं हुआ, लेकिन ये बदलाव की शुरुआत है, हमें इन सब चीजों को बदलना है। और चौथा चीज है डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो है तो मजबूत, लेकिन कुछ चीजें हमारे इंस्टीट्यूशन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही। जैसे आजकल देख रहे हो जुडिशरी का क्या व्यवहार है, ये सब बहुत ये प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरा है ना। जुडिशरी का व्यवहार एक जिसको कहते हैं शत्रु के रूप में हो रहा है, ये एक एनिमी स्टेट के रूप में हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए हमारे लेंजेस, इसलिए हमारे समाज को इसको ठीक करना है। जुडिशरी का आपको क्या लगता है स्वामी जी, थोड़ा एक एंटी हिंदू बायस क्यों रहा है हमेशा से? ऐसा है, जुडिशरी का क्या है कि जुडिशरी में भी वही लोग, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो लोग जो पढ़ के गए हैं, मानसिकता वाले, वही लेफ्टिस्ट मानसिकता के लोग ही पढ़ के गए हैं। उनके दिमाग में ऐसा ही हर चीज है कि हर हिंदू ही खराब है ना। और मार्क्सिस्ट जो लोग जुडिशरी में गए हैं, उनके दिमाग में क्या है कि फ्रस्ट्रेशन है कि कैपिटलिस्ट के साथ वो मार्क्सिस्ट हार गए हैं लड़ाई में। अगर मार्क्सिस्ट को कोई, मार्क्सिस्ट तो हरा नहीं सकता कैपिटलिस्ट को, अगर कैपिटलिस्ट को कोई हरा सकता है, इस्लाम हरा सकता है। तो वो भले ही इस चक्कर में अपना डिस्ट्रॉय कर लेगा, लेकिन वो इस्लाम को सपोर्ट करता है। वैसी सुसाइडल स्थिति जुडिशरी की है। ये वही जुडिशरी है जो मुस्लिम माफियाओं के सामने डरती थी, है ना। और आज उन मुस्लिम माफिया को योगी जी ने ठीक कर दिया, तो सडनली जुडिशरी बहुत चिल्ला रही है ना। ये वही जुडिशरी है कि इंदिरा गांधी के समय इनकी बोलती बंद हुआ करती थी। बहुत सारे कितने करप्शन अगर होते थे, कुछ नहीं बोलते थे लोग जुडिशरी। नहीं, क्लियर दिख जाता है। मतलब हमारे जन्माष्टमी पे बोल देंगे कि अरे ये क्या, तुम्हारे जो कान्हा जी थे वो क्या एक्रोबैटिक्स करते थे, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इससे फिजिकल डेंजर हो सकता है। और मुहर्रम पे जहां पे अपने को बेल्ट मार रहे हैं, खून निकाल रहे हैं, वहां पे इनके मुंह से चूनी निकलती। नहीं, आप उसकी देखो, इसी वक्फ के ऊपर कितने वर्षों से हमारे लोग बात कर रहे थे। कहा जाता था लोअर कोर्ट में जाओ। नहीं, लोअर कोर्ट में जाओ, चर्चा नहीं सुनी। सडनली लॉ पास करती, देखो कितनी जुडिशरी एक्टिव हो गई है। तो ये थोड़ा डेंजरस चीज है। इस पर ये हमने चौथे के ऊपर, प्रजातंत्र में प्रजा शक्तिशाली है ना, तो प्रजा तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को पूरा फ्रीडम होना चाहिए ठीक से काम करने की। जुडिशरी जो है ना, अड़ंगे नहीं लगाए। और ये जो एक कल्चर चलता आ रहा है आज भी मिलॉर्ड का, और बिल्कुल दंडवत प्रणाम करो, जैसे साक्षात भगवान ही आ गए हो हमारे सामने। नहीं, भगवान कई जगह तो एक आईएएस अफसर चीफ सेक्रेटरी का बटन खुला था, तो उसको डांटता है जजेस। जैसे
हर चीज अंग्रेजों की सारा चीज को कॉपी करते हैं, और ये लोग खुद अंग्रेजों की सारा सिस्टम को फॉलो करते हैं। जनता से तो दूर है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में बहस नहीं कर सकते, भाषा की बात करते हैं। तमिलनाडु वाले आए जो बहुत बड़ा है, एम.के. स्टालिन को मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में तमिल में जाके बहस करे तो पता चलेगा, है ना, तब इसकी भाषा की बात चल जाती है। ये सारा चीज है, इस पर भी बहुत काम करना है हमें। दो और इस काम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जुडिशरी रिफॉर्म और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मस्ट होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। काम करने की चीज है। जी जी। बाकी 4 सूत्र। 5वां जो सूत्र है जी, अग्र एति युति हरियाणा, ये ऋग्वेद का है कि हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर वुमेन, है ना, हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। जैसे ही आप कोई समाज आगे बढ़ता है तो उसको कैसे मेजर करते हैं कि वो अपने महिलाओं को कैसे ट्रीट करता है। तो पहले चीज है ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट, उनका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कितना है ना, उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है कि पांडव इतना धर्म कर्म कैसे कर पाते हैं। तो द्रौपदी कहती, देखो इनके राज्य का मैं एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हूँ, फाइनेंस एंड अकाउंट संभालती हूँ, इसके कारण इसको समय मिलता है धर्म कर्म करने का। तो आप सोच सकते कि डिसीजन मेकिंग में उसका कितना बड़ा रोल है। तो महिलाओं का हर क्षेत्र में रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, है ना। इक्वलिटी तो आप कुछ, इक्वलिटी तो बाय नेचर है भाई, इक्वलिटी के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इक्वलिटी तो मस्ट है, लेकिन इक्वलिटी से बड़ा उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। आजकल क्या है कि सो कॉल्ड इक्वलिटी के नाम पर उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, है ना, रेस्पेक्ट होना चाहिए। और कितना भी नियम कानून डाल करके आप महिलाओं के रेस्पेक्ट नहीं डाल सकते। ये रेस्पेक्ट आपको कल्चर इनग्रेन करना पड़ेगा, शिक्षा में, समाज में इनग्रेन करना, इन सब चीज़ों का वर्णन किया। और बहुत अच्छा इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड दिया कि कहता है कि किसी राज्य का राज्य शासन व्यवस्था कैसी होगी, उसको कैसे मेजर करोगे। तो कहता है सुंदर युवती अच्छे गहने पहन करके अकेले कभी भी घूम सके तुम्हारे राज्य में, और कोई इसको टच नहीं करता, सब जान लो कि तब अच्छी व्यवस्था है। बहुत बड़ी बात है। फिर हमने दिया, यहाँ देखा, महिलाओं को किसी भी की स्थिति में बध नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन, अवध्या, स्त्री अवध्या है ना। फिर उनके लिए लुक आफ्टर करने की क्या क्या चीज करने, उसका भी हमने वर्णन दिया है। उनके शिक्षा का वर्णन दिया है। हमारे यहाँ 2 डिस्कशन होता है कि 2 महिलाएं डिस्कशन कर रही हैं हायर एजुकेशन की, कि देखो हम लोग साथ पढ़ते थे उस गुरु के अंडर में, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, है ना, राज्यों का, इसका सब वर्णन दिया है। फिर अंत में हमने जो महत्वपूर्ण जो चीज इसके अंदर दिया है कि ऋग्वेद में हमारी महिला ऋषि हैं। ऋग्वेद में बृहद देवता कहते 28 महिला ऋषियों का वर्णन दिया है। जी 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 जी। हमने 25 महिला ऋषियों का वेद मंत्र वहां प्रस्तुत किया है, गार्गी जी और सब जितने। हाँ, तो हमारे यहाँ था, तो कि आप देखो कि कितना बड़ा नॉलेज कंट्रीब्यूशन में उनका हाथ है, और सेक्रेड नॉलेज कंट्रीब्यूशन में हाथ है, इसलिए उस लेवल पर उनको प्रतिष्ठा है। ये प्रतिष्ठा होनी चाहिए समाज में। नहीं नहीं, बिल्कुल। एंड मुझे मतलब जो सबसे बड़ा शास्त्रार्थ कहा जाता है आदि शंकराचार्य का मंडन मिश्रा से, उसमें भी जो जज बनी, तो उभय भारती हैं, उभय भारती जज है, और बाद में खुद ही उन्होंने बहस भी करी। हाँ, बहस भी किया है, शास्त्रार्थ की एक्सेप्ट भी किया है। ये मतलब आज के लोग सोच भी नहीं सकते। टॉकिंग ऑफ कम से कम शंकराचार्य का 2 लोग, कई लोग मानते हैं जी, मतलब कौन सा सेंचुरी हो गया, कुछ लोग मानते हैं 300 BC मानते हैं, कुछ लोग 1200 मानते हैं। जी जी। तो जो भी है, लेकिन 1000 साल से पहले, बहुत पहले की बात है ना। और उस समय एक सन्यासी और उसका हस्बैंड स्वयं उसको जज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। फिर गार्गी का शास्त्रार्थ होता है, इसका भी वर्णन हमारे यहाँ है ना। तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा रही है। उन महिलाओं को सभी तरह का स्वयंवर हुआ करता था, उनको अपने वर चुनने का पूरा अधिकार है, और जहां वो रिफ्यूज करते कोई उनको प्रेशर नहीं कर सकता, है ना। इन सब चीजों का वर्णन दिया है। चलिए, अगला सूत्र आपका। 6ठे सूत्र की मैं शुरुआत करता हूं कि देखो, सत्यवती है, बोटमैन की बेटी है। जी जी। शांतनु उससे विवाह करना चाहते हैं। तो उसका पिता बोटमैन कहता है कि इससे विवाह तभी होगा जब हमारी शर्त मानोगे। शर्त क्या है कि इसका ही पुत्र राजगद्दी पर सक्सीड करना चाहिए। तो देखो, वहां हायरार्की नहीं है, एक राजा से उसकी जनता का एक आम आदमी भी उसी इक्वल फुटिंग में बात करता है, उस शर्त मान रखता है। और फिर राजा शर्त मानता है। भीष्म खुद आते हैं, देवव्रत खुद आते हैं, प्रतिज्ञा करते कि मैं विवाह नहीं करूंगा।
तब उनको विवाह होता है, जिससे चित्रांगदा विचित्र वीर होता है। फिर बाद में उनसे फिर जो वेदव्यास, देखो वेदव्यास इतना बड़ा ऋषि है जो अविवाहित सत्यवती के पुत्र थे ना पराशर जी से, है ना, और उनसे संतान उत्पन्न होते हैं और उनसे ये शायरी करते हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को। तो आप देखिए सारा किनके बीच में लड़ाई हो रहा है ना, यहाँ कहाँ हायरार्की की बात है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वर्ण, मैं नहीं समझा बात। नहीं, मैं कहना कि हमारे समाज में आजकल के लोगों ने जाति वर्ण के नाम पर जो भेदभाव की जो दीवार खड़ी कर दी, उस समय नहीं था। अब इस चीज को दो और उदाहरण से देता हूं। जो एक बहुत बड़ा नैरेटिव है कि कर्ण के साथ भेदभाव हुआ है, सर्वथा गलत है। ये अच्छा। हाँ, सर्वथा गलत है, झूठी है। क्या है, रामधारी सिंह दिनकर अंग देश के थे, जाकर कर्ण रहने वाला था। उन्होंने एक रश्मि रथी पुस्तक लिख दिया है ना। अब रश्मि रथी पुस्तक जो काव्य इतना अच्छा इंस्पायरिंग है कि पढ़ोगे नहीं तो बहुत अच्छा लगेगा। कुमार विश्वास भी पढ़ता है, मनोज मुंशी भी पढ़ता है, पॉपुलर कर देते हैं। हम लोग बचपन में पढ़े हुए, तो लोग अब महाभारत नहीं पढ़ते। रश्मि रथी पढ़ कर लगते कि उसके साथ बड़ा भेदभाव हुआ, लेकिन महाभारत में कर्ण पांडव कौरवों के साथ ही, उनके साथ ही गुरुकुल में पढ़ा है कर्ण। अच्छा। हाँ, वहां से आकर के देखो, अंग देश से 1300 किलोमीटर उसका पुत्र लिखा हुआ महाभारत के अंदर, आदि पर्व में भी लिखा हुआ है कि कर्ण ने द्रोणाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त करी। वन पर्व में तो लिखा हुआ है द्रोणाच रामाच, नहीं द्रोणाच कृपाच रामाच, नहीं द्रोणाचार्य कृपाच और परशुराम, तीनों से उसने शिक्षा प्राप्त। ये महाभारत में लिखा हुआ है वन पर्व के अंदर। और आदि पर्व में तो सीधे सीधे लिखा हुआ कि सुतपुत्र कर्ण आया, राधे जो है कौरव पांडव के साथ पढ़ाई करने के बाद द्रोणाचार्य ने पढ़ाने के बाद गुरुदक्षिणा मांगा है कि भी जाकर द्रुपद को पकड़ लाओ। तो कौरव और कर्ण द्रुपद को पकड़ने जाते, कौरव उनको मार के भगा देता है, फिर बाद में अर्जुन पकड़ के लाता है। ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया जो सारी हम लोगों विपरीत ने है। पढ़ा। बिकॉज हमने ये पढ़ा हमेशा कि द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम एक राजा के और उनके संतान नहीं हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनकी पढ़ाई होगी। नहीं, ये सर्वथा गलत बात है। देखो द्रोणाचार्य के बारे में, द्रोणाचार्य तो इतने उदार थे, मैं आपको बता रहा हूं कि द्रोणाचार्य को जो मारने के लिए पैदा हुआ था, जो उनका शत्रु बन गया, तो द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न को भी पढ़ाया उन्होंने, उसी गुरुकुल में पढ़ाया है। तो इसका कोई वो है सारा रेफरेंस है, मैं बोलता हूं ना, ये आपने आदि पर्व के संभव पर्व में है, उसमें सबका रेफरेंस दिया है हमने। वन पर्व का भी रेफरेंस सब दिया, सब रेफरेंस श्लोक सब दिया हुआ उसके अंदर। जी ओके। और तीसरी जो इसके अंदर हमने हाईलाइट्स किया है कि हमारे शास्त्रों में ओरिजिनली वर्ण का क्या महत्व था। वर्ण कुछ कलर नहीं था, तो जाति आज ग्रुप नहीं था। वर्ण का अर्थ है दो जो महत्वपूर्ण, कि जो आप एक्सेप्ट करते हो। वर्ण ब्रिय वर्ण धातु है पाणिनि का, उससे बनता है ब्रिय वर्ण से, कि आप एक्सेप्ट करते हो। तो जो आप एक्सेप्ट करते हो, पहले तो बाय बर्थ हो ही नहीं सकता, आप एक्सेप्ट करते हो। फिर उसका दो मीनिंग है यहाँ पर, है ना, कि जो आपको धर्म कर्तव्य में आपको लगाता है ना, उस एक्सेप्ट करते हो, ड्यूटी रेस्पॉन्स, वो वर्ण है। फिर सायणाचार्य तो कहते हैं कि जो आपको अधर्मों से दूर ले जाता है, अलग करता है, वो धर्म। असली मीनिंग वर्ण का ये है। वर्ण का मतलब अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो इट इज ट्रेट, है ना, कि आपकी क्या ट्रेट्स हैं। हाँ, आज के दृष्टि में अगर इंग्लिश में करोगे तो ट्रेट्स हो जाएगा, ट्रेट्स हो जाएगा ना। और जैसे भगवत गीता में एक पंक्ति है, चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, इसका क्या रिलेवेंस है? यहाँ पर भी कि जो समाज में जो भी कैटेगराइजेशन है, सब ग्रुपिंग बना हुआ है, वो क्वालिटी के आधार पर है, बाय बर्थ नहीं है, गुण और कर्म के आधार पर है, क्वालिटी के आधार पर नहीं है। फिर मैं बताता हूँ कैसे इसका डेवलपमेंट हो। फिर हमने दिया इसका जाति, आजकल बड़ा जाति शब्द जी। हमने अपने पुस्तक में कास्ट वर्ड अपने बुक में लिखा, हमने अपेंडिक्स में दिया है, क्योंकि हमने बुक में हमारे पोर्चुगीज वर्ड, हाँ हमारा नहीं, हमने जाति लिखा है। जाति का हमारा जो वर्णन है कि आकृति जाति लिंगाख्या, कि आकृति से जाति का बोध होता है ना। और जैसे आपने गौ बोला तो गौ देखा भी नहीं, तो गौ बोला तो उसका इमेज बनता है ना। आकृति जाति लिंग, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। अगले ही सूत्र है समान प्रसवात्मक जाति, कि समान रूप से प्रसव होता है वो जाति है। यानी गौ कहते, गौ का इमेज बनता है, तो लोगों ने क्या प्रसव शब्द को बाय बर्थ बना दिया है, जबकि प्रसव का समानम बुद्ध प्रसूत है, मन में
इमेज बनता है, वहां प्रसव है। तो उसको हमने दिया है कि आकृति समान एट्रीब्यूट्स वगैरह है ना, वो एक जाति का ग्रुपिंग है। मैं आपको बताता हूँ। फिर देखो, तो ये भी बाय बर्थ से नहीं होता है। फिर हमारा तो अब प्राणियों की भी जाति, पाणिनि लिखती है जाति अब प्राणी नाम। अब प्राणियों की भी जाति, अगर बाय बर्थ से लोग कहता है तो जाति अब प्राणी नाम। अब जैसे आज के भाषा में समझाने की बात में बोलूं तो पुराना शब्द धाना शस्त्री खाने की चीज है, तो कहते दोनों एक जाति की है, क्योंकि खाने की चीज है। आरा शस्त्री काटने की चीज, दोनों की एक जाति है। आज बोलोगे रसगुल्ला काला जामुन जो है एक जाति की चीज है ना, वो एक जाति की चीज इस तरह से है। वो जातीय प्राणियों का बात है। पर इसको उठा करके आज तक एक जो हिंदू समाज को बांटा गया, वो बिल्कुल ऐसी चीज हो गई कि आज भी हम उसके अंडर रील कर रहे हैं। हाँ, मैं उसका भी आगे जा रहा हूं, उसका वर्णन कर रहा हूं। फिर हमने दिया जातीय शब्द है, जात्यंताच बंदे पाणिनि का सूत्र की ब्रदरहुड के अर्थ में जाति शब्द में 6 प्रत्यय करके जातीय बनता है। इसलिए आज भी देखो बांग्लादेश में बांग्लादेश जातीय पार्टी यानी कहते हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी बोलते हैं ना। जातीय संसद, संसद का अर्थ है नेशनल पार्लियामेंट बोलते हैं। हमने उदाहरण दिया बांग्लादेश ताम्रलिप्तीय जातीय संघ 1942 का दिया हुआ है उदाहरण। तो जातीय का मतलब है वही जातीय जो ब्रदरहुड के सेंस में होता था। आज भी गांव में जाति बिरादरी है ना, है जातीय शब्द, लेकिन क्योंकि सारा नहीं बोलते, शॉर्ट में जातीय बोल दिए, जाति बोल दिया। ब्रदरहुड के सेंस में बिरादरी शब्द आता है। अभी 3 दिन पहले हमें एक हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए मुझसे मिलने, बोले कि स्वामी जी आप जो बात कर रहे हो सही है। मैं आंध्र प्रदेश में जाता हूं तो आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ता जो हमारे स्टेट जो सेक्रेटरी, वो कहता है हम राष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, और हमें कहता है हम जातीय सेक्रेटरी हैं। मैं नेशनल हूं तो मैं नेशनल को बोलता है जातीय सेक्रेटरी हूं, और वो अपने आप को राष्ट्र सेक्रेटरी, वहां राष्ट्र स्टेट के लेवल में ना उनकी भाषा में। जी जी जी। तो ये लैंग्वेज की चीज है। और चौथा जो चीज जो सारा गड़बड़ हुआ है, हमारे ज्ञाति शब्द है, ज्ञाति ज्ञाति ज्ञाति। हाँ, ज्ञाति का अर्थ कुल वंश परंपरा। तो आप देखो जाति और ज्ञाति के प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ज्ञ को ज हमारे उत्तर भारत में खूब बोलते हैं, तो ज्ञाति जो है ना जाति में बदल गया है। ज्ञाति का क्या मतलब हुआ? कुल वंश परंपरा, किस कुल वंश लीनियज में है ना पैदा हुए, वो है ना, दैट इज ज्ञाति, जो जिसको फैमिली लीनियज कह सकते हैं। तो लोगों ने इस चीज को फाइन जो डिफरेंस है, लेकिन फाइन डिफरेंस बहुत है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का फाइन डिफरेंस है, उसको न समझ करके उन लोगों ने उसको ऐसा ट्रांसलेट कर दिया। जैसे गुजराती में आज भी ज्ञाति को जाति कर देते हैं, ये मैंने बुक में लिखा है। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो रूट से अलग हुए, संस्कृत भाषा से अलग हो गए, अपनी जितनी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं उनसे अलग हो गए। वहां पे भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा है ना। ऐसा है संस्कृत क्या है, नॉलेज रिपोजिटरी। संस्कृत केवल लैंग्वेज ही नहीं है, लैंग्वेज में नॉलेज है। ये सब चीज हम भूल गए ना। देखो अब फिर बाद में क्या है, इसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो ओरिजिनली क्या चीज है कि देखो अलग अलग कुल फैमिली में हम लोग पैदा हुए, फिर बेस्ड ऑन अवर ट्रेड्समैन या नॉलेज स्किल्स हम एक ग्रुपिंग बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं। वो हमारा ट्रेड्स की यूनियन होता है, वो बड़े ट्रेड यूनियन में बदलते वो जाति हो जाता है। फिर वो उससे फर्दर ट्रेड यूनियन में चला जाता है, वो बड़ा फेडरेशन जैसे कह सकते हैं ना। जैसे एम्प्लॉइयों के एसोसिएशन देखो, जी जी जी, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन आईएएस आईपीएस सबका अलग अलग है, लेकिन सब मिलकर के अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन बना लेते हैं। तो वैसे ही इवोल्यूशन हुआ है कि पहले ट्रेड्स वगैरह की अपनी अपनी एसोसिएशन बेस्ड ऑन उनका क्वालिटी वगैरह एट्रीब्यूट्स को लेकर के, तो जाति बना हुआ है। फिर जाति सिमिलर तरह के प्रोफेशनल के बड़ा ग्रुपिज्म एसोसिएशन बना, फेडरेशन को, वो वर्ण बन गया है। इसलिए हमारा संघ बोला है वहाँ महाभारत का, मैंने ना बिट संघा नाम, शूद्र संघा नाम, विट संघा नाम, शूद्र संघा नाम, छत्र संघा नाम, ब्रह्म संघा नाम, स्त्री संघ, स्त्रियों का भी समूह है, ग्रुप है, उसका भी वर्णन दिया हुआ है। ये ऐसे संघ के रूप में उनका वर्णन करते हैं वहां पर। जी जी जी। हमारे यहाँ ये भी दिया कि हमारा शूद्र खराब शब्द नहीं है। अश्विनी कुमार तो शूद्र स्मृत हो, हमारे तो देव फिजिशियन है ना अश्विनी कुमार, उनको बोला शूद्र कहा जाता है। शूद्रों के राजाओं का वर्णन है, शूद्रों को राज्यों का वर्णन है, उनके स्टेट का वर्णन है, सब हमने उसमें दिया है। और अंत में हमने इसका 3 अपेंडिक्स दिया है, यूरोपियन लोगों ने कैसे कास्ट क्रिएट कर दिया। तो निकोलस डर्क की फेमस किताब है कास्ट ऑफ माइंड, जो यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया माइंड है, यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बर्कले के प्रेसिडेंट में वाइस चांसलर थे। उसका हमने समरी दिया है कि भाई उन्होंने कहा कि कास्ट इज ए वेस्टर्न क्रिएशन,
ये सेंसस के समय में अंग्रेजों ने सब क्रिएट करके खड़ा कर दिया। सेंसस के समय में भी बढ़ते गए कास्ट, हाँ, कहीं 3000, कहीं सेंसस के समय आप 4.5। देखो ना, एडगर थर्स्टन की किताब है ना, कास्ट एंड ट्राइब एंड सदर्न यूरोप, कितने हजार कास्ट पैदा कर दिया, अचानक पैदा कर दिया। फिर क्या है, बाल गंगाधर के शिष्य हैं सूफिया पठान, प्रकाश शाह, जलकी वगैरह, इन लोगों ने एक पुस्तक लिखा है। तो उन्होंने कहा कि उसका भी समझ दिया हूँ कि ये जो कास्ट है ना, एक क्रिश्चियन क्रिएशन है, वेस्टर्न क्रिएशन है, क्रिश्चियन क्रिएशन है। जी जी, क्रिश्चियन लोग ज्यूज को जैसे देखते तो वैसे हमें देखना शुरू कर दिया, वहीं से आया। पूरी चीज ही वहीं से आई। नहीं, इसी का मैं अंतिम जो बात बता रहा हूँ, हमने जी। के.एस. लाल की फेमस किताब है ग्रोथ ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड कास्ट इन मिडिवल इंडिया, है ना जी। उसका हमने दिया क्या कि ये मुस्लिम पीरियड में, इस्लामिक पीरियड में कैसे हमारे ट्राइब और कास्ट बढ़ गए, है ना। तो उसका हमने समरी दिया है। वो बोलते कि बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम में गलत सेंस में बोल रहा हूँ, जो मैदानी इलाके के जो लोग थे भाग करके पहाड़ में चले गए, जंगल में चले गए, और वो इधर रहने लगे, दे बिकम ट्राइब। उसका एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जो साहब सिंह वर्मा है ना, जाट हैं, लाकड़ा गोत्र के हैं। अब इनके गोत्र के लोग झारखंड में बहुत रहते हैं, और लोग आज भी वहाँ लड़ाकू हैं, मार्शल हैं, वो बिहार रेजिमेंटल सेंटर में खूब भर्ती होते हैं। तो हमारे एक यशपाल लाकड़ा थे जो डॉक्टर, अमेरिका में जब वहाँ गए तो बोले हमारे लोग वहाँ बहुत पर हैं, है ना। तो ऐसे ये इसका है, तो इस पर स्टडी किया, मैंने उसका भी समरी दिया है। एक और चीज सामने आई पिछले कुछ टाइम में, जो कि लोगों को इतना पता नहीं था, कि जब जात की बात होती है, अभी तक तो हमेशा हिंदू समाज में होती रही बात जातियों की और इनकी, आपने तो चलिए क्लियर किया कि जातियों का मतलब क्या होता है। अब पता लगा कि मुस्लिम समाज में भी बहुत भारी जाति का चीज है। पूरा जाति कहें या हम डिस्क्रिमिनेशन कहें या ऊपर नीचे कहें, अशरफ है, पसमंदा है, ये कोई है। जो आप बात कर रहे हैं ना, पसमंदा अभी चर्चा हो गया विषय। ये जो मोहम्मद आरिफ खान है ना, ये तो उस समय से बोल रहे हैं हलाल खोल है, ये सब चीज उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सीधे सीधे कुरैश मुसलमान अलग है, बाकी लोग को लोअर में, उन्होंने उसका सबसे जो इस्लामिक लॉ का कंपनी उसको में लिखा हुआ, उसको लेकर एक्सपोज करते कि देखो तुम लोग कैसे करते थे। उनके कब्र तक अलग है। हाँ, नहीं शादियां तक नहीं होती आपस में। इनको तो मैं बोलता हूँ वहाँ इतना फंडामेंटल डिवीजन है कि मरने के बाद कब्र अलग अलग हैं, मस्जिद अलग अलग हैं, हर चीज अलग अलग है। हमारे तो कुंभ में तो कोई आपको भेदभाव नहीं करता, काशी विश्वनाथ में जाने से कोई रोकता नहीं, तिरुपति में जाने से कोई नहीं रोकता। तो हमारे तो ऐसा कुछ चीज रहा नहीं, क्योंकि हमारे स्वभाव में नहीं है, उनके स्वभाव में ही है। फिर जो 7वां जो सूत्र है वो हमने लिखा सर्वम शांति, ये केयर फॉर नेचर है। ये है शांति मंत्र का है कि हम हिंदू लोग पर्यावरण की रक्षा शुरू से करते हैं। हवा शुद्ध होना चाहिए, वनस्पति शुद्ध होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए, पहाड़ नदी सब शुद्ध होना चाहिए। हमने तो नदियों को माता माना है। ये नदियों को अपवित्र गंदा करने का सिस्टम अंग्रेजों से शुरू हुआ, क्योंकि वो अर्बन समाज की सारा डर्ट जो है ना ड्रेनेज नदियों में डाल देते थे, जैसे टेम्स में पहले हुआ करते थे, हमारे यहाँ कर, उन्होंने अपनी साफ कर ली और हमने, ये सबसे बड़ी बात है ना, कि अगर हम भाई पर्यावरण को पूछते थे तब भी सबसे खराब पानी, अगर मैं कहूँ यमुना की हालत आपने देखी। नहीं आपको बता रहा हूँ, हवा इतनी गंदी हवा जो हमारे देश की है। प्रभुपाद जी जो है ना 60s में अमेरिका में जाते थे, तो अमेरिकन रिवर पोल्यूटेड थी, यूरोपियन रिवर पोल्यूटेड, तो उनको गाली देते थे, कहते देखो हमारी नदियां कैसी साफ हैं। अब उन्होंने क्या उल्टा हो गया, उन्होंने अपनी नदी साफ कर ली, हमने अपनी साफ नहीं की। तो अब हमें क्या है, जैसे इकोनॉमी ठीक हो रहा है, हमें नदियों को साफ करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ है ना। सारा सिविलाइजेशन ग्रोथ इस पर हुआ है। तो इस पर हमने इसके अंदर पहाड़ नदी के साथ साथ पेड़ों का वर्णन किया। महाभारत में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है ना कि पेड़ों में लाइफ कैसा है, उसमें त्वचा ग्रोथ, उसका मैंने बोटानिकल तरीके से एक्सप्लेन किया है। जी। फिर आज जो 8वां सूत्र है, एक मिनट मैं इस 7वें सूत्र पे थोड़ा आपसे और इस पे चर्चा करना चाहूंगा कि स्वामी जी, जैसे आपने तो ये बताई बात, आपका क्या आज समाज से भी कोई वो है इस पे, क्योंकि हम लोगों ने ही तो गंदा किया है ना इसको। अगर मैं बोलूं इस सभ्यता का, इस धरोहर का, अगर हम इससे इतना भी नहीं सीख पाए कि हम अपना आसपास का इलाका साफ रख सकें, नदियां साफ रख सकें, हवा में पोल्यूशन ना फैला पाए, तो फिर हमारे को फायदा क्या हुआ इस नहीं, ये तो क्या हुआ कि जब समाज गलत ट्रैक पर चल जाता है ना, तो अंग्रेजों ने हमें गलत ट्रैक पर डाल दिया। हम कब तक इस पे अंग्रेजों पे भी ब्लेम करते रहेंगे? आज उनकी नदियां इतनी साफ हैं, एम्स्टरडेम में होकर आया,
क्लीनेस्ट वाटर पॉसिबल। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने साफ कर लिया। हमें क्या है कि हमें आज उनकी ब्लेम करने की बात नहीं, अब हमें अपना पुरुषार्थ करके जो हम पहले चीज तो नदियों में दोनों चीज, अर्बन वेस्ट डालते हैं उसको रोकना चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते हैं उसको रोकना चाहिए, एग्रीकल्चर वेस्ट को भी नदियों में डालने का जो फर्टिलाइजर केमिकल है उसको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि नदियां हमारी लाइफ लाइन है। बट क्यों नहीं लोग ये बात क्योंकि हम लोग बहुत स्वार्थी हो गए, हम अपने स्वार्थ की देखते हैं। हमने देखा है कि हम हिंदू लोग अपनी पूजा की सामग्री फोटो फेंकना चाहते हैं, पुराना चीजें नदियों में डालना चाहिए। नदी दूर है तो हम अपने बाहर जो है ना पीपल के पेड़ के यहाँ रख देते हैं, हमारे झंझट दूर हो गया है ना। ये जो हमारा सेल्फिशनेस है ना, ये हमारा सबसे बड़ा कारण है। हम नदियों में देखो, हरिद्वार वगैरह में भी पता नहीं हमारे आश्रम वाले लोग क्या करते हैं कि कहाँ डालते हैं। तो इन सब चीज़ों पर जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, ये कारण क्या है, एक दूसरी भी चीज़ है, ये सेकुलराइजेशन ऑफ थॉट है ना, ये बहुत डेंजरस है। क्योंकि सेकुलराइजेशन ऑफ द थॉट है ना, वो किसी चीज़ को सैक्रेड मानता नहीं। जब आप सैक्रेड नहीं पाओगे तो रेस्पेक्ट नहीं करोगे, जब रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो पवित्र नहीं करोगे। जो लोग सैक्रेड नहीं मानते वो अच्छा साफ क्योंकि आज जब उनके अंदर अभी अवेयरनेस आया ना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ अवेयरनेस आया, तब उन्होंने साफ कर लिया। 50 साल पहले उनकी नदियां बहुत खराब थी, टेम्स तो 100 साल पहले बहुत ही गंदी थी, वहां तो इतनी बदबू आती थी, कल्पना नहीं करते हैं लोग। अच्छा, चलिए अगला सूत्र। तो 8वां जो सूत्र है हमने रखा है, ये है माता भूमि। ये अथर्ववेद का माता भूमि पुत्रम पृथिव्या का माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, यानी पैट्रियोटिज्म, सिंपली भाषा में कहें देशभक्ति। इसका हमने शुरुआत किया कि हम जो हिंदू हैं वर्तमान में सब राजर्षि द्रविड़ेश्वर सतव्रत मनु के वंशज हैं। इस मनवंतर में हम जो हैं, इस मनवंतर के जो मनु वैवस्वत मनु हैं, वैवस्वत मनु है, राजर्षि हैं, राजा हैं, राजर्षि सतव्रत हैं, उनका नाम सतव्रत, और द्रविड़ेश्वर दक्षिण देश के पैदा हुए हैं, उत्तर भारत के नहीं है। इसलिए सोकाल्ड आर्यन द्रविड़न का जो बातें करते हैं सब मिथ्या है। फिर हमने दिया है इसमें मानधाता के राज्य का वर्णन किया कि जो बोले ना टेरिटरी, हमारे भारत की कितना बड़ा है सीमा क्षेत्र था। आप देखो अफ्रीका तक, एशिया, यूरोप सब उसके अंदर आता था, जिससे कि हमें पता अपने लोगों को अपनी हिस्ट्री का पता। हमने ये भी दिया कि चाइना हमारे अंडर में आता था, चाइना हमें टैक्स देता था, ये भी बताया है। ये चाइना हिमाचल अरुणाचल प्रदेश की बात करता है, चाइना अरुणाचल प्रदेश की बात कर, उसको पता होना चाहिए कि चाइना भी हमें टैक्स देता था। इस तरह से भारत के जनपदों का वर्णन किया है, सीमाओं का वर्णन किया है। और अंत में माता भूमि पुत्रम पृथिव्या वाला जो भूमि सूक्त है उसका सारा प्रेजेंट किया कि हमारा नर्सिज्म का, पैट्रियोटिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है। आज आपको क्या लगता है, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो कितना मेल खाता है, और क्या एक रिसर्जेंस देखते हैं आप इसमें? जैसे ऐसा है 10 साल में क्या एक रिसर्जेंस आया? पिछले 10 साल, पिछले 30 साल में रिसर्जेंस, ग्राम जन मूवमेंट से मैं समझ 40 साल से रिसर्जेंस का अपवर्ड मोबिलिटी है। लेकिन रिसर्जेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए आपको स्कूल कॉलेज में ही आपको देशभक्ति, हिस्ट्री, सही हिस्ट्री, प्राइड, ज्योग्राफी सब पढ़ाना होगा, जो नहीं हो रहा है। तो क्या समाज का मूवमेंट क्या थोड़े समय चलता है ना, और थोड़े समय असर होता है। जब पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज होता है सब में होता है। जैसे चाइना ने किया, चाइना ने अपना सारा एजुकेशन को नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइज इन द सेंस में नेशनल पैट्रियोटिक एजुकेशन बढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए चाइनीज लोगों का देखो कितना ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हमें जो अच्छी चीज है दुनिया में सीख करके हमें भी अपनी शिक्षा को, जनता को पैट्रियोटिक बनाने, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे जेएनयू के जो लोग सोशल साइंस वाले ना, टुकड़े टुकड़े गैंग पैदा हो जाएंगे। तो हमें इस टुकड़े टुकड़े गैंग को भी पैदा नहीं होना देना है, और देश समाज को मजबूत करने वाले, ऐसे कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को समाज देश निर्माण करना, यही 8वां सूत्र का वर्णन है। आपको लगता है फैक्ट्स, जैसे जैसे अब फैक्ट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ रही है, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा? बिकॉज जो तब एक तरह से ना गेट कीपर्स होते थे, लिटरेचर पे, पेपर पे, अखबार पे, अब वो गेट कीपर्स हट गए हैं। मेरा मानना कि सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी जो है ना, ये इनेबलर हुआ। टेक्नोलॉजी ने फ्लैट वर्ल्ड आपके लिए भी, आपके लिए सभी भी, के लिए, VHP के लिए, सभी के लिए टेक्नोलॉजी ने फ्लैट वर्ल्ड कर दिया। अब गेट कीपर का गेट अपने आप कोलैप्स हो गया। सोशल मीडिया ने सारा इंफॉर्मेशन फ्लो कर दिया। तो वैसे भी लोग हैं जो स्कूल में गलत पढ़ाया हो तो भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से सही इंफॉर्मेशन मिल करके अब उस चीज का प्रचार कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है ना। लेकिन साथ साथ क्या है, हमें इन सब चीजों को, जो सही, जो फैक्ट, हिस्ट्री है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। तभी एक जी को देश को आगे बढ़ना है ना, तो एक का काम नहीं है। इसके अंदर गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी, लीडर, जुडिशरी,
एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, सबको एज ए गियर होना होगा कि भाई ये अमृत काल है, तो हमें 25 साल में डेवलप, पावरफुल, शक्तिशाली देश बनना है। इसमें एक और चीज मैंने देखी स्वामी जी, जैसे अब एआई का जमाना आ गया है, जैसे ग्रोक और ये सब आ रहे हैं, अंत में तो ये सब पूरी जो इन्फॉर्मेशन ये क्रॉलर्स भेजते हैं, जो अवेलेबल है उसी से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें इतनी राइटिंग है दूसरी तरफ से, अगर मैं मार्क्स साइड की बात करूं, और इन सब की इतनी राइटिंग है कि अंत में जो नैरेटिव या जो भी सवाल का जवाब आएगा वो उस तरफ एक इनहेरेंट बायस होगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारी साइड पे, अगर मैं राइट विंग की बात करूं, अगर मैं इंडिक साइड की बात करूं, कि वो और फुटप्रिंट छोड़ें। हाँ, नहीं, इसलिए क्या है कि हमें डिजिटल कंटेंट का वीडियो नहीं, हर तरह के हमारे आप सारे शास्त्र, उसके नॉलेज, इन सब चीज़ों को आज के फॉर्मेट में सबको इजीली अवेलेबल करना होगा। जैसे नहीं तो जिसको एआई के मॉडल में सर्च इंजन इन लोग ढूंढते हो, तो सब चीज़ अच्छी चीज़ उनको बता दे, नहीं तो वो तो क्या है, मॉडल है ना, वो तो जो अवेलेबल होगा उसी को प्रोसेसिंग करेगा। मैंने भी चेक किया, मैं एक दिन पूछ रहा था कि एआई में हमने पूछा चैट जीपीटी में, उनका है ना, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, एक कविता किसकी है, तो उसने लिख दिया मैथिली शरण गुप्त का, जबकि मैथिली शरण गुप्त का रामधारी सिंह दिनकर का है। तो गलत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहां सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये आज के जमाने में ये भी लड़ाई का फील्ड है कि हम हिंदुओं को अपने शास्त्र का अच्छी नॉलेज, रिसर्च, हर चीज को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बुक भी आएगा ना, तो बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। आज ही मुझे किसी ने अमेरिका से भेजा कि मेरे बारे में वो लिखा कि स्वामी विज्ञानंद के, तो मेरे बारे में उसने बहुत सारा मटेरियल लिख करके भेज दिया, कहाँ से, जो मुझे भी पता नहीं है। तो हमें ये सब चीज़ अवेलेबल कराना होगा। आपकी बैकग्राउंड रही है आईआईटी खड़गपुर की, यू बीन अ साइंस पर्सन, आप जब देखते हैं हिंदू धर्म को, आपको उसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट भी दिखता है विच अट्रैक्ट्स यू? बिकॉज आई फील जब मैंने जानना स्टार्ट किया हिंदू धर्म के बारे में और पढ़ना स्टार्ट किया, तो आई वॉज अमेज्ड कि क्या क्या साइंटिफिक पहलू हैं इसके। चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, तारों की संख्या की बात करूं, नक्षत्रों की बात करूं, चाहे मैं हमारे योग की बात करूं, योग से क्या क्या साइंटिफिक आ सकता है, या फिर अगर मैं मेडिकल टेक्नोलॉजीज की भी बात करूं, जो आयुर्वेद से संबंधित और अलग अलग चीजें दिखी, आपको लगता है वो भी एक एस्पेक्ट है जिससे लोग एक्साइट होंगे? जब मैं पढ़ा ना, तो हर चीज हमारे यहाँ जो है ना, साइंस अलग नहीं है ना, रिलीजन अलग नहीं, धर्म अलग नहीं, हमारे यहाँ जो धर्म, ज्ञान, विज्ञान सब इंटीग्रेटेड है। और उनका उद्देश्य है कि समाज को डॉगमा में नहीं ले जाना, जो समाज के हित के लिए है वहां से शुरुआत। तो हवन जो करते हैं ना, वो भी साइंस है, वो मैथमेटिक्स। सीजलबर्ग लिखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में कि मैथमेटिक्स का इवोल्यूशन हिंदुओं के यज्ञ वेदी से हुआ, कि वो कहते हैं कि कैसे ईंट का साइज बनाना, कैसे उसको फिक्स करना, उसका मेजरमेंट कैसे, ये सारा चीज़ वहाँ से नॉलेज हुआ। तो आप देखो, केवल वही नहीं, ग्रामर देखोगे, आप ग्रामर पढ़ोगे, पाणिनि के ग्रामर, छंद मीटर देखो, कई लोग बाइनरी लैंग्वेज वहाँ की बात करते हैं। आप शायद ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं यहाँ से, तो मेलबर्न में मैं एक बार गया था वहाँ, तो वहाँ पर जो एक मेलबर्न का मेडिकल कॉलेज है, एक बड़ा स्टैचू लगा हुआ है सुश्रुत जी का, सुश्रुत संहिता। मतलब तब हमारे पास ये ज्ञान था सर्जरीज का, जब कोई कुछ नहीं जानता था। नहीं, हमारे हर क्षेत्र में ऐसा कोई भी, देखिए समाज था, इवॉल्व समाज था, तो चिकित्सा से लेके, दर्शन से लेके, आर्ट, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, हमारे मंदिर बने हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बिना टेक्नोलॉजी के सिर पर पत्थर ले जाके थोड़े ना बने, आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं। आप बृहदेश्वरा का उतना बड़ा पत्थर ऊपर जो है ना, आप ऐसे नहीं ले जाकर, बिना बुनियाद के। आज भी लोग सोच रहे हैं कि, और इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसमें, इंटरलॉकिंग सिस्टम है। कोणार्क सन टेम्पल सभी जगह एग्जैक्ट समय बता सकता है, रिफ्लेक्शन। और कई जगह तो आप जाओगे मंदिरों में, सूर्य कैसे किरण आज भी वैसे का वैसा आता है उसके अंदर। कोल्हापुर में है टेम्पल, जिसमें पहले चरणों पे आती है सूर्य की किरण, फिर यहाँ पर आती है और फिर माथे पे आती है। और यही मंदिर केवल भारत ही नहीं, हमारे लोगों ने इधर साउथ ईस्ट में बनाया, वहां पर भी ऐसा होता है। जी जी जी। तो यानी जिसको कहते हैं फिलॉसफी, आर्ट, क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हर चीज़ है। और उन सब का उद्देश्य क्या है? कैसे समाज अच्छा बने, ये उद्देश्य है। यही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म कोई ज्ञान विज्ञान से अलग सुपरस्टिशियस चीज़ नहीं है, यही फैसिनेट करता है। अगर
इसको नॉलेज के रूप में देखेंगे ना तो समाज के लिए सबको लाभकारी होगा। स्वामी जी, आपका पूरा जीवन एक तरह से यही हिंदू पुनरुत्थान पे, हिंदू चेतना पे पूरी तरह डेडिकेटेड रहा है। आप जब देखते हैं, हमारा इतिहास पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं, आपको दुख होता है कि हमसे ये सब चीज़ें कैसे मिस हो गई और हम यहाँ कैसे पहुँच गए, या एक जोश रहता है कि नहीं, वो वापस जो पुरातन हमारी एक ग्लोरी थी उस पे जाना है? आप कैसे देखते हैं? हम दोनों चीज देखते हैं। पहले चीज तो देखते हैं कि देखो, इतना हमारे पूर्वजों ने किसी पर कहीं अत्याचार नहीं किया, किसी पर लूटपाट अटैक नहीं करने गए, एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा हुआ जी। तो ये हमें बताता कि हमें हर समय अलर्ट रहना है, प्रिपेयर्ड रहना। जरा सा भी अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन में आओगे यू विल बी लूजर, है ना। तो उसका भी प्रेरणा देता है। तीसरी चीज क्या, जो हमारा लॉस्ट जिस कारण से हो गया, हमें उसको रीगेन करना है। वो रीगेन केवल हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम लोग का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था मुंबई में, तो एक ब्लैक महिला, आई एम नॉट यूजिंग रेसिस्ट सेंस, ब्लैक इन द सेंस अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन जिसको हम बोलते हैं, महिला अफ्रीकन ओरिजिन की महिला, अमेरिकन, वो कॉन्फ्रेंस में बोलने लगी कि लुक, माय नेम इज डोरथी रेंडल ग्रे, बट दिस इज नॉट माय नेम, दिस नेम इज गिवन बाय माय रेपिस्ट फादर। और रोने लगी। तो मैं उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था, हम लोग सब इमोशनल हो गए। फिर बोलती, द स्किन ऑफ माय बॉडी इज नॉट माइन, दिस इज गिवन बाय रेपिस्ट फादर, द ब्लड रनिंग इन माय बॉडी इज नॉट माइन, दिस इज आल्सो गिवन बाय रेपिस्ट फादर। तब मैं समझ गई शी इज टॉकिंग अबाउट द स्लेवरी। तब फिर क्या बोलती है कि we don't know who we are, from where we have come, we have lost everything, our identity, culture, tradition, root, everything. Mother India has also suffered thousands of years destruction, slavery, but in spite of all this year, Mother India, मैं इंडिया वर्ड यूज नहीं करता, मैं उसका वर्ड यूज कर रहा हूँ कि in spite of all this, Mother India has survived, has continued culture and tradition. And I was wondering, उस महिला का वर्ड, I was wondering why not Mother India is helping us. We are sufferer, we are victim. One victim to help other victim. So Mother India should help us. Now you are helping us, please help us to revive us. तो हिंदू समाज का ग्रोथ, हिंदू राष्ट्र का ग्रोथ, समाज का रोष जो है ना, ऐसे जो सफरिंग परसिक्यूटेड मानवता, उसको भी अपलिफ्ट करने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं स्वामी जी, मेरा ये मानना है आपकी ये किताब भी बहुत दूर तक जाएगी, बिकॉज एक हिंदू मैनिफेस्टो की ज़रूरत भी है, हमें जानना भी है। और साथ ही साथ में आप जो कार्य कर रहे हैं वीएचपी की ओर से, मेरा हमेशा से ये मानना है कि हम लोग जो सिक्योर हैं, एक तो चलिए कानून व्यवस्था है, पुलिस का तंत्र है, पर एक और वजह जिस वजह से हिंदू हमेशा सेफ रहे हैं इज़ बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ वीएचपी, आरएसएस एंड बजरंग दल। इन्होंने जो ज़मीन पे रह के कार्य किया है, आज हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, मुर्शिदाबाद, वो देखकर रूह कांप जाती है हमारी कि ये भी हो सकता है कभी। तो उसमें आपका जो योगदान है वो वाकई ही अमूल्य है। और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही सबको मार्गदर्शन भी देते चलेंगे और आपकी किताब भी करोड़ों हाथों में पहुंचेगी और लोग इससे सीखेंगे। हाँ, मैं इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां वर्ष है जी, 100 वर्ष कंप्लीट हो रहा है जी। तो मेरी ओर से था कि 100 वर्ष में कुछ इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन इस यज्ञ में होना चाहिए, आइडियोलॉजिकली कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमारा पुस्तक के रूप में उसमें हमारा योगदान है। और मैं तो सबको बोलता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक विष्णु बजरंग दल हिंदू समाज के इन्फेंट्री हैं, फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले। इन्फेंट्री तभी लड़ता है जब सारा सपोर्ट होता है। तो हिंदू समाज के सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, ये सारे हिंदू काम में सपोर्ट करें, सहयोग करें, पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें और ऐसे फ्रंट लाइन में संगठनों को साथ जुड़कर मिलकर काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी विज्ञानंद जी ने जो बात कही कि जो फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं ना, उनका एक मान रखिए। किसी को भी कुछ बोलने मत दीजिए कि आप गिल्ट ट्रिप हो कि अरे हमें तो सिर्फ कानून व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था अपनी जगह है, पर जो आपके लिए खड़ा होगा, आपके डोर स्टेप पे खड़ा होगा, उसके लिए सम्मान करिए। और हिंदू मैनिफेस्टो को जरूर पढ़िए, इस पुस्तक को। इससे समझिए कि हम लोग कहाँ पुरातन हमारी जो ग्लोरी थी, जिसको हम भूल गए कहीं, उसको हम कैसे वापस रिवाइव कर सकते हैं और बहुत कुछ प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में भी इसमें से यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट्स में बताइए ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।